नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार रेलवे ग्रुप डी के वीडियो सीरीज में, जहां पे हम ला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को शिफ्ट वाइज। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के आपको पता चलेगा किस तरह का पैटर्न रहता है आरआरबी ग्रुप डी में, किस तरह के सवाल हमें पढ़ने चाहिए और किस तरह के सवालों की हम अपेक्षा कर सकते हैं कि आने ही आने हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आज मैं आपके लिए लाया हूँ 6 दिसंबर 2018 का शिफ्ट 1 का पेपर। तो मैं हूं प्रकाश और स्वागत करता हूं आप सबको सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के लिए जीके का जो पोर्शन है वो 20 मार्क्स का आता है, जिसमें जनरल नॉलेज के साथ साथ जो करंट अफेयर्स है वो भी इंक्लूडेड रहता है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस आए थे, जो स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चंस आया था उसको, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स में किस तरह से अप्रोच रख सकते हैं उसकी भी थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे जरूर करेंगे। और करंट अफेयर के वीडियोस तो अपलोड होते ही हैं हर सुबह 6:30 बजे, तो उसे भी आप लोग जरूर देखा करें सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी सही दिशा में। तो आते हैं सीधे अब पहले सवाल पर। सवाल संख्या 1 कहता है कि द बुक माई म्यूजिक माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अनुष्का शंकर, रविशंकर, जाकिर हुसैन या डी शंकर महादेवन। पुस्तक का नाम माई म्यूजिक माई लाइफ एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, वो किनके द्वारा लिखी गई, यानी ऑटोबायोग्राफी का मतलब हुआ कि अपने खुद पढ़े एक पुस्तक लिखना। तो माई म्यूजिक माई लाइफ जो है वो किनकी ऑटोबायोग्राफिक है, किनकी ऑटोबायोग्राफी है, कौन सी म्यूजिशियन की ऑटोबायोग्राफी है। सारे ऑप्शन आपको म्यूजिशियन के लग रहे हैं, अनुष्का शंकर, रविशंकर, जाकिर हुसैन या शंकर महादेवन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिख रहे हैं, रविशंकर, ये सही उत्तर है इसका। रविशंकर, इन्होंने ही पुस्तक लिखी थी माई म्यूजिक माई लाइफ। तो रविशंकर जो है इन्हें मिल चुका है भारत रत्न सन 1999 में, और फेमस सितार प्लेयर थे रविशंकर, विश्व में भर में इनकी ख्याति होती थी। तो इन्हीं की एक पुस्तक है माई म्यूजिक माई लाइफ। तो ये आप याद रखें कि रविशंकर की बायोग्राफी का नाम क्या था। तो ये दूसरे फॉर्म में भी ये सवाल आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखें। स्टैटिक जीके का ही पार्ट है, और स्टैटिक जीके के बुक्स एंड ऑथर का जो पार्ट है वो आरआरबी ग्रुप डी का जो मैं तो कहूंगा कि फेवरेट पार्ट है। बुक्स एंड ऑथर उन्होंने कई दफे पूछा है, हर शिफ्ट में करंट अफेयर के रिलेटेड बुक एंड ऑथर के सवाल हो या स्टैटिक जीके से रिलेटेड बुक एंड ऑथर के सवाल हो, इस सेक्शन से सवाल आए ही आए। तो बुक एंड ऑथर को छोड़ के जाना महापाप है, ये आप लिख के ले लो, ठीक है। तो बुक एंड ऑथर में आप जिसको बोलोगे बहुत सारी किताब है भाई, कहाँ से क्या पढ़ना है हमें तो पता ही नहीं है। तो कुछ किताब होते हैं फेमस और कुछ पर्सनैलिटी होते हैं फेमस, उनके बारे में आपको जानना ही जानना है। तो उन्हीं में से एक रविशंकर है, और फेमस पर्सनैलिटीज़ ने कौन कौन सी फेमस किताबें लिखी हैं ये भी जानना ज़रूरी है। तो यहाँ से एक पॉइंट से निकाल सकते हो। फिर दूसरी बात है, करंट अफेयर्स को अगर आप रेगुलर फॉलो करोगे तो वहाँ से भी कुछ किताब निकल के आते हैं, ठीक है। और कुछ भी फेमस राइटर्स हैं जैसे कि चेतन भगत हो गए, विक्रम सेठ हो गए, ठीक है, शशि थरूर हो गए। और अगर किसी बड़े पर्सनैलिटी की ऑटोबायोग्राफी उस साल आई है तो उस पर भी सवाल बनने के चांसेस होते हैं। तो कुछ आप इस तरह से अप्रोच लगाओगे तो क्या होगा कि आप बुक्स एंड ऑथर का सेक्शन इजीली कवर कर पाओगे। तो इस जो सेक्शन है इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, अच्छे से करके जाना है, और इसमें कोई भी कोताही नहीं बरतनी है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 2 कहता है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोर्स सीरियल्स। जो मोटे अनाज होते हैं उनके भारत में जो प्रमुख उत्पादक करता है वो कौन सा राज्य है। ऑप्शन है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। कर्नाटका जो है वो कोर्स सीरियल्स का मतलब मोटे अनाजों का जो है सबसे बड़ा उत्पादक होता है। अब कोर्स सीरियल होता है क्या, अब देख लो इस तरह के होते हैं जैसे कि फूड फॉटर जो होते हैं, या इनमें फ्यूल्स जो होते हैं, उस तरह के फूटर जो होते हैं मोटर सीरियल्स होते हैं। जैसे कि आप देखो sorghum आपने देखा होगा, मिलेट जो होता है, रागी जो होता है, मेज, मक्का, बार्ली, ये सब जो क्या है, ये सब मोटे अनाज, ये सब इन्हें कहा जाता है, या अंग्रेजी में कहें तो कोर्स सीरियल्स कहा जाता है, ठीक है। अब कोर्स सीरियल की बात करें तो इनके सबसे बड़े प्रोड्यूसर हमारा कौन सा राज्य है, तो वो राज्य है कर्नाटका, ठीक है। और इन इंडिया द कोर्स सीरियल्स आर मेनली ग्रोन इन पुअर एग्रो क्लाइमेट रीजन्स, पर्टिकुलरली रेनफेड एरियाज ऑफ द कंट्री। तो कहाँ पाए जाते हैं, वैसे जगह पाए जाते हैं जहाँ पे जो है वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, और बहुत अधिक बारिश वहाँ पे नहीं होती है, ऐसे जगहों पर ये
पाए जाते हैं, ऐसी जगहों पे इन्हें मतलब उगाया जाता है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल संख्या 3 कहता है कि डैश इज़ द लीडिंग कॉफ़ी प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया। डैश जो है वो सबसे बड़ा कॉफ़ी प्रोड्यूसर कहाँ का? भारत का। ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटका, बी है महाराष्ट्र, सी है तेलंगाना या डी है गुजरात। तो इसका उत्तर भी जो पिछला का उत्तर था वही है, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका। कर्नाटका ही जो है वो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में, और देश भर में जितना कॉफ़ी होता है उसका लगभग 71% जो है वो कर्नाटका में ही उत्पन्न होता है, पाया जाता है, ठीक है? कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो चिकमगलूर में, कोडागू में, हसन में जो है कॉफ़ी पाया जाता है। अब ऐसा पूछा जाए कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन-सा होता है राज्य? तो उत्तर क्या होगा ये आप बताएँ कमेंट सेक्शन में। कॉफ़ी का पूछ चुका है तो चाय का भी पूछ सकता है। तो इस तरह से भी पढ़ो कि कौन से जो खेती-बाड़ी का जो प्रोडक्ट है उस उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन-सा है? ठीक है? इस तरह से आप एक सेक्शन बना के पढ़ सकते हो, नोट्स बना के पढ़ सकते हो। नोट्स ज़रूर बनाओ। जीके का क्या है कि अगर रेगुलर पढ़ के रोज़ नोट्स बनाओगे और रिवीजन करते रहोगे, चीज़ों से चीज़ों को, कड़ी से कड़ी को जोड़ते रहोगे, तो चीज़ें याद रहेंगी, कनेक्ट कर पाओगे और एग्ज़ाम में फोड़ पाओगे। तो पढ़ना क्या है कि रोज़ तो जीके पढ़ना ही है, और देखना है कि आज जो हमने पढ़ा है उसका कल की या पहले कभी के खबरों से, या जो हमने स्ट्रैटेजी का ही पार्ट पढ़ा उससे क्या संबंध हो सकता है, ठीक है? तो वही कड़ी से कड़ी, डॉट से डॉट्स मिला के पढ़ना है, और इससे क्या होगा सारी चीज़ों को हम पढ़ते जाएँगे। अब जैसे हिस्ट्री की बात हो गई, तो वहाँ पे डॉट से डॉट मिला का मतलब क्या है कि हमें टाइमलाइन से चीज़ों को याद करना है, ठीक है? अब जैसे कि पहले भी बताया मैंने कि पहले कांग्रेस के अधिवेशंस कैसे-कैसे होते थे, उस हिसाब से एक टाइमलाइन बना के आप चीज़ों को याद कर सकते हैं, ठीक है? या जो इम्पोर्टेंट चार्टर्ड एक्ट्स आते हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आता है, तो वो कब-कब आए थे और उसमें क्या-क्या रिवॉल्यूशन आया, इसमें क्या चेंज आया, ठीक है? तो लॉजिकली और सीक्वेंशियली अगर आप चीज़ों को पढ़ोगे, जीके को पढ़ोगे, तो जीके भी आपको आसान लगेगा, उतना अधिक रटना नहीं पड़ेगा, और सीक्वेंशियली चीज़ों को याद करोगे तो पढ़ पाओगे। साथ ही साथ अगर आप क्वेश्चन को ऑप्शन से एलिमिनेट करोगे तो उस विधि में भी ये प्रक्रिया आपके काम आएगी कि ऑप्शंस को देख के हमने हटा दिया। क्यों हटा दिया भाई? अभी आप फिट ही नहीं हो रहा था इस टाइमलाइन में, तो कैसे आएगा, ठीक है? तो बस वही बात है कि आपको ये तो बेसिक चीज़ है कि कॉफ़ी कहाँ पैदा पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है। चाय का आपको पता होना चाहिए, चाय कहाँ पाया जाता है, ठीक है? साथ ही साथ कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि जो चाय के उत्पादन है या दूध का उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन-सा है? पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है? ठीक है? और ख़ासकर अगर ये देश भारत है या भारत के पड़ोसी देश हैं, तो इस तरह के सवाल भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ठीक है? तो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 4 कहता है कि स्वदेश दर्शन स्कीम इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ व्हिच मिनिस्ट्री? स्वदेश दर्शन स्कीम जो है, कौन से मंत्रालय का एक इनिशिएटिव है? ऑप्शन नंबर ए है फाइनेंस, बी है एचआरडी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सी है टूरिज्म या डी डिफेंस। तो एचआरडी अगर जो दिया हुआ है, एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स एंड डिफेंस, वो अ, 2018 में इस डिपार्टमेंट का नाम था। अब ये शिक्षा मंत्रालय हो गया। पहले मानव संसाधन मंत्रालय था, अब इसको वापस से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है? 2020 में जो एचआरडी मिनिस्ट्री थे उसका नाम करके कर दिया गया था शिक्षा मंत्रालय। तो स्वदेश दर्शन कौन से मंत्रालय का स्कीम है? ऑप्शन क्या-क्या है? फाइनेंस है, ठीक है? वित्त, एचआरडी मानव संसाधन, या अभी का शिक्षा मंत्रालय, सी टूरिज्म पर्यटन, ठीक है? या डी डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय, ठीक है? तो किसका मंत्रालय है भाई? तो नाम देख के अब क्या लग रहा है? स्वदेश दर्शन, स्वदेश को दिखाएगा, दिखाने का, घुमाने का काम किसका होता है? टूरिज्म डिपार्टमेंट का होता है। ऑप्शन नंबर सी टूरिज्म, मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि टूरिज्म, स्वदेश दर्शन की बात करी, टूरिज्म ही होना चाहिए इसका आंसर। अब फाइनेंस का, एचआरडी का, इसका स्वदेश दर्शन से कोई संबंध तो नहीं होगा। इनका अपना-अपना काम है, ठीक है? अब मैं देश घुमाने का, दिखाने का काम किसका है? टूरिज़्म डिपार्टमेंट का ही है। तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट का ही जो है वो इनिशिएटिव है क्या? स्वदेश दर्शन स्कीम, ठीक है? तो इसके बारे में जान लें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2014-15 में, ठीक है? तो पहले के भी पुराने स्कीम्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स जो मैंने पिछले कई शिफ्टों में देखा कि गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो पूछा जा रहा है। हमने सबने देखा और डिस्कशंस भी किया इसके बारे में। तो जो फेमस स्कीम्स हैं जैसे कि स्वच्छ भारत, ठीक है? स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना हो गया है, ठीक है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया। तो ये जो हैं या मेक इन इंडिया ही हो गया। तो ये जो इनिशिएटिव्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये जो स्कीम्स हैं, उनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। उसका मेन एम एंड मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? उससे जुड़ी अगर कोई धनराशि है, तो वो भी सवाल में
पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कुछ फेमस गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो कि कई सालों से चले आ रहे हैं, उनसे भी सवाल बनता है, और इस साल जो आए हैं नए-नए स्कीम्स, उनसे भी सवाल बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर बढ़ें आगे अगले सवाल संख्या 5 पे, कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ बैंक इज नबार्ड? नबार्ड किस तरह का बैंक है? ऑप्शन क्या क्या है? कमर्शियल बैंक फोकस्ड ऑन ट्रेड इंडस्ट्री, बी प्राइवेट बैंक फोकस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सी कोऑपरेटिव बैंक फोकस्ड ऑन सोशल एंड अर्बन डेवलपमेंट, या डी डेवलपमेंट बैंक फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डेवलपमेंट बैंक फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड, अगर आपने नाम सुना होगा, और आप में से कई लोग नाबार्ड के एग्जाम्स भी देते होंगे, तो ये नाम सुन के ही आपको पता होना चाहिए कि ये नाबार्ड है, यानी कि ये एग्रीकल्चर पर बेस्ड बैंक है, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पर बेस्ड बैंक है। ये कमर्शियल बैंक जैसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नाबार्ड के बारे में कुछ बातें अगर करें तो नाबार्ड क्या है कि डेवलपमेंट बैंक फोकस करता है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पर। इसकी फुल फॉर्म में भी यही है। फुल फॉर्म अब आप बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बहुत बेसिक सा फुल फॉर्म है, आपको तो मतलब जरूर याद ही होना चाहिए। तो ऐसी बातें बता के वक्त ज़ाया करने का मतलब नहीं है। आप पढ़ें, नहीं पता है तो बिल्कुल पढ़ें और कमेंट सेक्शन में लिखें। तो नाबार्ड को की शुरुआत कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। ये ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, मगर चांसेस कम है, बट एक बता रहा हूँ भाई, टाइमलाइन से अगर चीज़ों को याद रखोगे तो याद रहता है। तो नाबार्ड अब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, पूरी तरह से नाबार्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही बैंक है, ठीक है। तो मॉडल ऑफ केसीसी स्कीम वाज प्रिपेयर्ड बाय नाबार्ड। केसीसी मतलब क्या होगा? किसान क्रेडिट कार्ड। इसका नाम आपने कई दफ़ा सुना होगा, किसान क्रेडिट कार्ड। काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है, और अक्सर इसके बारे में चर्चा होती रहती है डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पे। अगर आप अच्छे न्यूज़ चैनल्स देखते हो वहाँ पे। और किसान क्रेडिट कार्ड का जो स्कीम्स है उसमें कुछ कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट या इस तरह के एडिशंस होते रहते हैं, तो उनको भी आपको ट्रैक करते रहना है साथ साथ में। तो किसान क्रेडिट कार्ड भी जो है वो नाबार्ड के द्वारा ही लाया गया था, ठीक है। तो अब इसी के साथ बढ़ेंगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 6 कहता है कि द बृहदेश्वरवा टेम्पल वाज डिजाइन्ड बाय फेमस आर्किटेक्ट। ऑप्शन नंबर डी डैश सामा वर्मा, बी रवि वर्मा, सी काम वर्मा, या डी गोविंदा। और सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सामा वर्मा, ठीक है, सामा वर्मा। तो ये मंदिर स्थित है तमिलनाडु के तंजौर में, और ये हिंदू द्रविडियन स्टाइल का मंदिर है, ठीक है। हिंदू द्रविडियन स्टाइल का मंदिर है, इसका आर्किटेक्ट है, और बहुत फेमस मंदिर है। 1987 में इवन इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसे घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो आपसे मेरा सवाल रहेगा, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस टेम्पल का निर्माण निर्माण जो है वो किस राजा ने करवाया था। और अगर थोड़ा सा हिंट देना तो बता दूं कि ये चोला डायनेस्टी के राजा थे। इसके थे चोला डायनेस्टी के राजा थे, और बहुत फेमस राजा थे। उन्होंने इस मंदिर का, बृहदेश्वरा टेम्पल मंदिर का निर्माण करवाया। आर्किटेक्ट का नाम को पता चल गया, सामा वर्मा। और ये भी पता चल गया कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो आपको अब ये बताना है कि ये जो टेम्पल है तमिलनाडु में स्थित, ये किस राजा द्वारा बनाया गया है। ओके, आशा करता हूँ आप इसको जरूर पढ़ेंगे और कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन करेंगे, और अपने नोट्स में भी इसको बनाते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल के साथ कहता है कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट सुल्तान अजलान शाह कप इज एसोसिएटेड? इनमें से कौन से खेल के साथ सुल्तान अजलान शाह कप एसोसिएटेड है? सुल्तान अजलान शाह कौन से खेल के लिए, जो टूर्नामेंट है वो कौन से खेल के लिए होता है, ये सवाल है। ऑप्शन क्या क्या है? कबड्डी, फुटबॉल, टेनिस, या हॉकी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। तो सुल्तान अजलान शाह कप जो है वो हॉकी के लिए फेमस है। ये सुल्तान अजलान शाह कप है। तो ये जो है वो मलेशिया के किंग थे। नाइन्थ किंग मलेशिया के किंग को कहा जाता है यंग डी पर्टून अगॉन। सुल्तान अजलान शाह मलेशिया के ही किंग थे, और हॉकी के बहुत बड़े सपोर्टर थे। और इन्हीं की याद में जो है वो 2007 में 2007 होता रहा इसका उद्घाटन 1998 से ही, लेकिन उस टाइम ये हर 2 साल पे होता था। बाद में क्या होने लगा कि ये हर साल होने लगा। और 2007 में क्या हुआ कि टूर्नामेंट जो है वो अजलान शाह स्टेडियम आईफोन में, यहाँ पे ये रेगुलर आयोजित होने लगा कुआलालंपुर में, ठीक है। तो सुल्तान अजलान शाह हमेशा जो है वो कुआलालंपुर में ही होता है, और कहीं नहीं होता है। और सबसे अधिक बार जीतने की बात करें, सबसे अधिक बार जीता है इसे टाइटल को ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। और 2019 में ये लास्ट हुआ था, तब इसे जीता था दक्षिण कोरिया ने, साउथ कोरिया ने। उसके बाद कोविड के कारण ये अभी तक हुआ नहीं है, टूर्नामेंट फिर से रिज्यूम नहीं हो पाया, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कुछ गिने चुने देश भाग लेते हैं। भारत भी भाग लेता है, पाकिस्तान भी भाग लेता है, ऑस्ट्रेलिया भाग लेता है, मलेशिया तो भाग लेता ही है, कोरिया भी भाग लेता है।
तो कुछ गिने चुने देश हैं जो सुल्तान अजलान शाह हॉकी में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक फेमस टूर्नामेंट इसे भी माना जाता है हॉकी का। तो अब आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 8 कहता है कि आईपीसी सेक्शन 37 रिसेंटली इन द न्यूज़ डील्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। आईपीसी की धारा 377 इनमें से किसके बारे में बात करती है? ऑप्शन नंबर ए है डॉरी यानी कि दहेज, बी है डाइवोर्स, सी है सेम सेक्स मैरिज या डी है डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, दहेज, और या डाइवोर्स यानी कि तलाक, या सेम सेक्स मैरिज यानी कि समलैंगिक विवाह, या डी है डोमेस्टिक वायलेंस। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सेम सेक्स मैरिज। तो 377 सेम सेक्स बेसिकली मैरिज पे नहीं है, बट ये सेम सेक्स के रिलेशनशिप को लीगलाइज करता है। ठीक है, पहले इसको 377 के अंदर जो है वो सेम सेक्स के रिलेशनशिप को एक तरह से क्राइम माना जाता था, बट इस तरह के रिलेशनशिप्स को अब जो है वो बाद में क्या किया गया कि लीगलाइज कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। ओके, तो ये बहुत बड़ा कदम था और काफ़ी चर्चा हुई थी इसके बारे में। और जो जून का जो महीना है इस वर्ष इसको प्राइड जो मंथ होता है उसके नाम पे भी मनाया जा रहा है, जो कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी पे आधारित होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 9 कहता है कि रविंद्रनाथ टैगोर रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913 फॉर डैश। रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1913 में किस पुस्तक के लिए जो है वो नोबेल प्राइज जीता था? ये सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है घोड़ा, बी है गीतांजलि, सी है होम ऑफ द वर्ल्ड एंड डी है ग्रेन ऑफ सैंड। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गीतांजलि। तो गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो पुरस्कार है वो दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। ठीक है, तो एक सवाल ये भी बनता है कि नोबेल प्राइज किन किन चीज़ों के लिए दिया जाता है? तो एक तो हो गया लिटरेचर, दूसरा ये दिया जाता है इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, फिर ये दिया जाता है फिजिक्स के लिए, ये दिया जाता है केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, ये दिया जाता है मेडिकल फील्ड में काम करने के लिए, मेडिकल साइंस के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये दिया जाता है पीस के लिए। तो इन 5 जो कैटेगरी है इनमें नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल संख्या 10 कहता है कि बहादुर शाह द लास्ट मुगल एम्परर वाज एक्साइल्ड टू डैश फॉर फियर एंड अनदर रिबेलियन। बहादुर शाह जो आखिरी मुगल शासक थे उन्हें एक्साइल करके यहाँ पे भेज दिया गया दूसरे रिबेलियन के लिए। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है? ए मैसूर, बी कार्नाटिक, सी अवध या डी बर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बर्मा। और बहादुर शाह जो थे वो मुगल के आखिरी एम्परर थे और वो बस नाम के ही जो है बादशाह रह गए थे। और जो वो थे बादशाह वो ब्रिटिश के पेंशनर पर थे, मतलब ब्रिटिश जो थे उन्हें पेंशन देते थे और उन्हें बस नाम के लिए राजा बना के रख दिया गया था। और उनका जो शासन था उनमें कुछ बचा नहीं था, जो कुछ भी होता था वो अंग्रेज जो थे जाते थे उसके हिसाब से होता था। ठीक है, और बहादुर शाह से बहुत पहले ही जो मुगल जो साम्राज्य था वो बिखरने लगा था। औरंगजेब के बाद से ही मुगल साम्राज्य जो है बेसिकली बिखरने लग गया था, धीरे धीरे करके काफ़ी बिखर रहा था। और उसके बाद ही जो मराठास थे उन्होंने उनका वर्चस्व बढ़ा। फिर जो अलग-अलग जो नवाब जो गवर्नर बनाए थे मुगल्स ने, उनमें से कई ने अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य है वो उस तरह से वो डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, तो मुगल जो साम्राज्य था वो धीरे-धीरे बिखरने लगा, धीरे-धीरे टूटने लगा था। तो इसी मुगल साम्राज्य के टूटे हुए मुगल साम्राज्य के आखिरी जो बादशाह थे वो थे बहादुर शाह जफ़र। और जो 1857 की क्रांति हुई थी ये बहादुर शाह जफ़र। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उनमें जो है इन्हें उसका नेता बनाया गया था। और जो भी देश भर में जहाँ-जहाँ क्रांति हो रही थी उन सब ने मिलके इनके अपना नेता बना था कि इनके जो शासन में है जो हम है वो अपना ये युद्ध, ये क्रांति कर रहे हैं, ये युद्ध लड़ रहे हैं। ठीक है? तो आगे बढ़ेंगे और इन्हें बाद में क्या हुआ कि अंग्रेजी सरकार ने जो क्योंकि इन्होंने एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ काम किया था तो इन्हें एक्साइल में बर्मा भेज दिया गया था। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 11 कहता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वन इंडियन गर्ल? ऑप्शन नंबर है ए है अमित चौधरी, बी चेतन भगत, सी विक्रम चंद्रा या डी विक्रम सेठ। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा इस वीडियो के कि चेतन भगत के द्वारा, सेठ के द्वारा, विक्रम चंद्रा के द्वारा जो पुस्तकें होती हैं, शशि थरूर की जो पुस्तकें होती हैं वो अक्सर इम्पोर्टेंट होती हैं और एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे भी जो पुस्तक है उसका उत्तर होगा चेतन भगत। वन इंडियन वन गर्ल जो है वो चेतन भगत द्वारा लिखी गई है। ये इस बुक का कवर है। तो एक भारतीय लड़की की कहानी वो खुद नरेट करती है इस बुक में और चेतन भगत ने उसी तरह से इसकी राइटिंग की है। चेतन भगत की और किताबों की बात करें तो 5 पॉइंट समवन की पहली किताब थी 5 पॉइंट समवन, जिस पे थ्री इडियट नामक बुक भी बनी थी 5 पॉइंट समवन।
इसके अलावा इन्होंने बुक लिखी है कई सारी, जैसे कि टू स्टेट्स भी लिखी है, जिस पे भी मूवी बन चुकी है, ठीक है। थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ इन्होंने ही लिखी है। तो इनके पुस्तकों पर सवाल अक्सर बनते हैं और बनने के चांसेस हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 12 कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन मंडल कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। जो मंडल कमीशन का गठन हुआ था तो भारत के जो है वो प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए मनमोहन सिंह, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी वीपी सिंह, या डी है मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई जो है वो इसका सही उत्तर है। तो कई लोग जो इस प्रश्न में कंफ्यूज कर सकते हैं वीपी सिंह से, क्योंकि जो मंडल को लेकर जो विवाद हुआ था बेसिकली वीपी सिंह की सरकार में हुआ था। तो मंडल कमीशन गठित तो हो गया था मोरारजी देसाई के टाइम पे, बट जो वीपी सिंह जी की सरकार आई थी तो उन्होंने मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट करने की बात की थी। मंडल कमीशन किस पे था, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। तो ये थे मंडल साहब, ठीक है, और बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे और पार्लियामेंटेरियन थे वीपी मंडल साहब। और इन्होंने जो है बाद में कमीशन के नाम इनको कमीशन बनाने की बात कही गई और इन्होंने कमीशन बनाई मंडल कमीशन, जिसने कहा कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो ओबीसी सेक्शन होता है, उन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा 27%, और ऐसा इन्होंने रिकमेंड किया था, ठीक है। तो इसी को मंडल की रिपोर्ट कहा जाता है, मंडल रिपोर्ट। और इसी के जो होता है इसके ऊपर काफ़ी विवाद हुआ था सन 1990 में, अगस्त में, जब वीपी सिंह की सरकार आई तब उन्होंने इस मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट करने की बात की थी, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि हाँ, ये 27% का जो आरक्षण होता है सरकारी नौकरियों में वो ओबीसी सेक्शन को दिया जाएगा। तो इस पर लेकर जो काफ़ी विवाद हुआ था और काफ़ी कुछ हुआ था उस दशक में, 90 के जो स्टार्टिंग का दशक था, और इसके कारण जो है जातियों के बीच में तनाव देखने को भी मिला था, ठीक है। तो मंडल कमीशन के बारे में मैंने ये जाना कि किनके द्वारा दिया गया था, तो बीपी मंडल के द्वारा दिया गया था और मोरारजी देसाई की सरकार में ये गठन हुआ था इसका, और जो है वो वीपी सिंह की सरकार ने इसे पहली बार इम्प्लीमेंट करने की बात की थी। तो ये 3 चीज़ जो है आपको याद रखनी है मंडल कमीशन के बारे में, अगर कोई सवाल पूछता है तो ये 3-4 चीज़ें ही पूछी जा सकती है। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 13 कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा है जो भारत के द्वारा दिया गया, संविधान के द्वारा दिया गया मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है राइट टू प्रॉपर्टी, बी है राइट टू एजुकेशन, सी है राइट टू फ्रीडम, या डी है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट टू प्रॉपर्टी। तो बाकी छोड़ के बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। राइट टू एजुकेशन सबको शिक्षा का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू इक्वालिटी बराबरी का अधिकार है, पर राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार किसी को नहीं है। पहले ये अधिकार था, जैसे कि आर्टिकल 91 एफ और आर्टिकल 31 में इसके बारे में बात की गई थी कि, और पहले जो फंडामेंटल राइट अभी हाँ उस वक्त साथ हुआ करते थे, बट जो है वो जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, उसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। और इसके बाद क्या हुआ कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो भारत का फंडामेंटल राइट नहीं रहा, ओके। तो ये अमेंडमेंट भी याद रखिए, 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978, ओके। और जो आर्टिकल राइट ऑफ प्रॉपर्टी का था आर्टिकल 31 आर्टिकल 1991 एफ, ये भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी पहले था तो उसका आर्टिकल जो था वो कौन सा था, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये आपको याद होना चाहिए, राइट टू इक्वालिटी कहाँ से कहाँ तक होता है, 14 to 18 होता है। राइट टू फ्रीडम होता है आर्टिकल 19 to 22, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होता है आर्टिकल 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है आर्टिकल 25 to 28, कल्चर एंड एजुकेशन राइट होता है 29 और 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज होता है 22 and 35। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज जो आर्टिकल 32 है, इसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, इन्होंने इसे कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ अगर बात करें राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम की, तो आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी जैसे की होती है। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्या कहता है, एक मूवी में आई थी आर्टिकल 15, तो ये कहता क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए। कुछ जितने सारे आर्टिकल हैं, जितने सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका मतलब क्या है और वो कहाँ-कहाँ इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, ठीक है। अक्सर ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि इस सिचुएशन एक कुछ देके कि यहाँ पे कौन-सा आर्टिकल यूज़ होगा। तो अगर आपने सारा आर्टिकल पढ़ा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, आपने सारा आर्टिकल को जो अच्छे से पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो आप उस प्रश्न का उत्तर दे पाएँगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 14 आ गया हमारे पास। ये कहता है कि देयर आर डैश पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयाज़। यहाँ पे हिमालयाज़ के जो रेंजेस हैं पैरेलल, वो कितने हैं वो बात की गई है। 3 है, 2 हैं, 5 है, 4 है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, सॉरी, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 3।
तो 3 रेंज है, पैरेलल रेंज अगर बात करें हिमालय के, यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 2 और ये 3 रेंज है। कौन-कौन सी रेंज है? पहला रेंज को कहा जाता है हिमाद्री या ग्रेटर हिमालयाज़, बीच वाले रेंज को कहा जाता है हिमाचल या लेसर हिमालयाज़, जिसमें कांगड़ा, कुल्लू और कश्मीर आता है। कुल्लू मनाली का नाम आपने सुना होगा। और जो तीसरा रीजन है जहाँ पे देहरादून आता है, इसे कहा जाता है शिवालिक रेंज या आउटर रेंज, ठीक है? तो हिमाद्री, हिमाचल दोनों हिम से है, ठीक है? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, ठीक है? हिम, हिम, शिव, ठीक है? ऐसे याद कर सकते हो, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तो ये थे पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयाज़। तो और हिमालयाज़ के बारे में जो उनके लोकेशंस हैं, उनके बारे में अलग-अलग तरह के सवाल बनते हैं कि कौन से जो है वो लोकेशन किस तक के पास है और कौन-सा जो जैसे कि कंचनजंगा हो गया, माउंट केटू हो गया, इनके लोकेशंस क्या-क्या हैं, ठीक है? इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ जो है हमारे जो सवाल जो स्ट्रैटेजी के थे वो खत्म हो गए। करंट अफेयर्स की बात करें तो बहुत बेसिक सवाल पूछे गए थे। खेलो इंडिया का शुरुआत कब हुई थी, ठीक है? किसने इंडिया 2018 की बुक लॉन्च की थी? स्मृति ईरानी जी ने लॉन्च की थी। बाहुबली 2 आपने सबने देखी होगी, बाहुबली इसके डायरेक्टर कौन है? इस तरह के सवाल पूछे गए थे। और मध्य प्रदेश के गवर्नर किन्हें बनाया गया था? तो ये क्वेश्चन देखो थोड़ा-सा गलत है, इलेक्टेड पूछा गया था इसमें, इलेक्टेड होता नहीं है, गवर्नर जो है इलेक्ट नहीं होते, उन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। खैर, ये सवाल पूछा गया था। और सीएजी यानी कैग कौन बने थे? ये सवाल पूछा गया था। कैग बने थे उस वक़्त गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है? अब कैग गिरीश चंद्र मुर्मू, उस वक़्त जो था आंसर राजीव महर्षि। अभी हमारा कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और कैग के बारे में आर्टिकल 148 151 के बारे में तक ज़िक्र किया गया है हमारे संविधान में। तो ये था जीके का पोर्शन 6 दिसंबर के शिफ्ट का। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। किस तरह से उन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, इसके बारे में कुछ आइडिया लग गया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है और आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, तो इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाने की बात करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे ये वीडियो सीरीज़ पहुँच सकेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके मित्र हैं, साथीगण हैं, वो इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। अगर देखो किसी भी एग्ज़ाम को अगर पकड़ोगे तो पहला चीज़ तो यही होनी चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख लो, किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं, सिलेबस को देख लो, किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं, पहला स्टेप होता है ये। और इस पहले स्टेप को और इस पहले स्टेप के साथ जो हम चीज़ें जोड़ रहे हैं, जो पॉइंट्स और जो हमें लगता है कि आपको बताने चाहिए, साथ-साथ डिस्कस करना चाहिए, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। जो पूरी वीडियो सीरीज़ है, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, जीके का पोर्शन, साइंस का पोर्शन, मैथ्स का पोर्शन, रीजनिंग का पोर्शन, इसको सारे वीडियो सीरीज़ को आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पढ़ाएँ, पहुँचाएँ। आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जब भी होगा, आप तब इसके लिए तैयार रहेंगे, ठीक है? अब जो लास्ट मोमेंट पे तैयारी करने का उतना मतलब होता नहीं है। अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हो, तो क्या होगा? आप बेहतर खेल खेल पाओगे, किसी भी तरह की सिचुएशन से आप झेल पाओगे, ठीक है? अब जैसे कि सवाल थोड़े से टेढ़े-मेढ़े से आ गए, पर अगर आपने टाइम पे पढ़ाई स्टार्ट कर दिया है, मैं अगर जीके की बात करूँ, अगर टाइम पर पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, आपने कॉन्सेप्ट से पढ़ाई की है, तो क्या होगा कि आप चीज़ों को आपको अधिक से मतलब लास्ट मोमेंट में जब आप स्ट्रेस लेते हो ना, तो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है और एग्ज़ाम के लिए तो हानिकारक होता ही है। तो आप उस चीज़ से बच जाओगे। आप रेगुलर पढ़ो, अभी से ही आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी आपने फॉर्म भरा है, तो करते रहो और जो भी जहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको हो रहा है, आत्मसात करो, उसके साथ लेके चलो और बस धीरे-धीरे पढ़ते रहो, ठीक है? जीके का पोर्शन तो हो गया और करंट अफेयर की वीडियोज़ आती हैं हर सुबह साढ़े 6 बजे। साथ ही साथ करंट अफेयर का क्विज़ भी आता है। तो क्विज़ लाओगे, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में क्विज़ रहता है। क्विज़ लगाओगे वीडियो देखने के बाद तो क्या होगा, आपको चीज़ें और याद रहेगी। सुबह वीडियो देखा, शाम को क्विज़ लगा लिया, तो क्या हो गया, आप फिर तो डेली अगर इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाओगे, कब कितने सारे करंट अफेयर याद हो जाएँगे। ठीक है? और करंट ऑफ देख रहे हो किसी भी जगह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर तरह से पूछे जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो इम्पोर्टेंट बुक्स तो होते ही हैं, पहले भी बताया। और जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं, अगर कोई इसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हुआ है तो वहाँ से भी सवाल बन सकते हैं, ठीक है? तो इसी के साथ समाप्त करेंगे आज के वीडियो को और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और ग्रुप डी को निकालिए। धन्यवाद, थैंक यू।